नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। पॉलिटी का पहला चैप्टर प्रस्तावना पढ़ेंगे। देखिए, प्रस्तावना की बात किया जाए तो प्रस्तावना जो होता है इसे संविधान का दर्शन कहते हैं। ठीक है, ये संविधान का दर्शन होता है। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना का स्रोत क्या है। तो इसका जो स्रोत है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक, अमेरिका से। ठीक, अब अगली बात करेंगे कि प्रस्तावना की भाषा क्या है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक, और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की बात है। ठीक, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो न्याय है, ठीक, आपका क्वेश्चन भी बनता है कि प्रस्तावना में जो न्याय होता है वो कितने तरीके के न्याय होते हैं। तो 3 तरीके के न्याय होते हैं। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनैतिक। इन शब्दों को रूस से लिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट, यहाँ स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात की गई है। ये जो शब्द है फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट में हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, अभी प्रस्तावना के स्रोत को जाने, ठीक है, उसकी भाषा को जाने। अब उद्देश्य प्रस्ताव, जो ये प्रस्तावना है इसी को उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका भी कहते हैं। अब इसे प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत इसको किसके द्वारा किया गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। JL नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। ठीक, अब यहाँ बात होती है कि कब प्रस्तुत किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया। ठीक, और ये कहाँ प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया संविधान सभा में। ठीक, संविधान सभा में। तो संविधान सभा में जब ये प्रस्तुत किया गया तो इसे स्वीकार किया गया। और जब स्वीकार किया गया, वो जो तारीख थी 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। ठीक, अब बात आती है यहाँ परिणाम लिखा है। तो देखिए, प्रस्तावना ही जो हमारी है, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है जो प्रस्तुत किया गया, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी क्या बनती है? प्रस्तावना बनती है। क्या बनती है? प्रस्तावना बनती है। या इसे ही हम लोग उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में इसे हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीएम्बल कहते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग प्रस्तावना की विषय वस्तु को देखेंगे। अगर प्रस्तावना की विषय वस्तु की बात किया जाए तो पहले इसके मूल तत्वों को देखेंगे। मूल तत्व की बात की जाए तो इसका जो मूल तत्व है, मूल तत्व में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। जो हमारी प्रस्तावना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ठीक, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात किया जाए तो जो हमारा प्रस्तावना है तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये बताता है कि इसमें मतलब हम किसी भी कार्य को करने के लिए एक विशेष क्षेत्र में हम खुद ब खुद स्वतंत्र हैं। ठीक है, फिर इसी में समाजवाद की बात करती है। हमारी प्रस्तावना समाजवाद की बात करती है। अब देखिए, यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके की समाजवाद की बात करती है। तो ये जो समाजवाद की बात करती है तो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के जो समाजवाद है उसी समाजवाद से प्रेरित है। ठीक, अब उसके बाद ये पंथ निरपेक्ष की बात करती है। पंथ निरपेक्ष, देखिए पंथ निरपेक्ष कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ सभी धर्म, सर्वधर्म समभाव की बात होती है। ठीक है, सर्वधर्म समभाव की अगर बात की जाए तो हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए श्रीलंका में देखते हैं कि बौद्ध धर्म है, ठीक, या सऊदी अरब में देखते हैं इस्लाम धर्म है। उस तरीके से हमारे यहाँ कोई भी धर्म नहीं है। सभी धर्म मतलब संभाव या सद्भाव, सभी धर्म समान है। ठीक, उसके बाद जो हमारा प्रस्तावना है ये स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक, स्वतंत्रता नहीं, लोकतंत्र की बात करता है। ठीक, लोकतंत्र की बात करता है। मतलब लोकतंत्र की बात की जाए तो जनता के द्वारा किया गया शासन ही क्या? लोकतंत्र कहलाता है। और जो हमारी प्रस्तावना है ये बताती है कि मतलब हम लोग कहीं ना कहीं गणतंत्र हैं। ठीक है, गणतंत्र कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है, तो जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चुनाव के द्वारा, मतलब जो चुनाव है चुनाव के द्वारा चुनकर आता है। मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक,
अब यहाँ न्याय की बात होती है, ठीक है। अगर न्याय को देखा जाए तो यहाँ पर 3 तरीके की न्याय की बात की गई है, ठीक है। ऊपर अभी हम लोग बताएं 3 तरीके की न्याय की बात की गई है, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। 3 तरीके का जो न्याय है वो कौन कौन से न्याय है? पहला सामाजिक न्याय, ठीक, सामाजिक न्याय। दूसरा आर्थिक न्याय, ठीक, आर्थिक न्याय। और तीसरा राजनैतिक न्याय की बात करती है, राजनैतिक न्याय, ठीक। अब उसी तरह हम लोग देखें समता, ठीक है। तो 2 तरीके की समता की बात होती है, ठीक है। कितने तरीके की समता की बात होती है? 2 तरीके की। पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने तरीके की समता की बात होती है? तो 2 तरीके की समता की बात होती है। उसके बाद स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक। विचार की स्वतंत्रता, ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना। इसी तरीके से 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो हमारी प्रस्तावना है इसका हमारे संविधान में और कहाँ उल्लेख है? तो इसकी बात किया जाए तो देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का जो उल्लेख है हमारी डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें आर्टिकल नंबर 38 में इसका उल्लेख है, ठीक। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना जो ये स्वतंत्रता है इसका भी हमारे संविधान में एक जगह उल्लेख है। जो हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आप लोग पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 19 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। और ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जो ये मूल तत्व है इनका भी हमारे संविधान में उल्लेख है। आर्टिकल 51 ए में जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोग पढ़ते हैं, वहां इसका उल्लेख है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का हमारे संविधान में और कहाँ उल्लेख है, तो आप लोग बता सकते हैं कि आर्टिकल 38। उसी तरीके से अब देखिए इसी क्रम में हम लोग प्रस्तावना की संशोधनीयता की चर्चा करेंगे। तो उस समय देखिए संशोधन हुए हैं कई बार, तो इसमें बेरूबारी केस की अगर बात की जाए तो बेरूबारी केस पहले तो कब आया था? तो 1960 में आया था। 1960 में बेरूबारी केस हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि जो हमारी प्रस्तावना है इसमें किसी तरीके का संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद इसी चीज को चैलेंज दिया गया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम वर्जे आपका केरल राज्यवाद है, इसी में चैलेंज दिया गया। 1973 में ये हुआ था, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में यह रिजल्ट आया, यह परिणाम आया, फैसला आया कि जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन यह जो संशोधन होगा हमारी प्रस्तावना में जो भी संशोधन होगा वो संशोधन विशेष बहुमत से होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्टिकल 368 के तहत ही हम अपनी प्रस्तावना में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट केस आया बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद, ठीक है। तो ये 1995 में आया था, 1995 में, ठीक है। तो 1995 वाला जो निर्णय आया था इसमें जो केशवानंद भारती का केस था उसी चीज की क्या की गई थी? पुष्टि कर दी गई थी, ठीक। अब देखिए इसी क्रम में इस समय हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। इसी के अंतर्गत 3 शब्द जोड़े जाते हैं, ठीक है। 3 शब्द कौन कौन जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही 3 शब्द जोड़े जाते हैं। और आपको क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ये बताइए कि हमारे प्रस्तावना में
कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, मान लीजिए इसी में से 3 शब्द दे दिया, एक चौथा कोई दूसरा शब्द दे दिया, इसी में हम लोग क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग कथन के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक, प्रस्तावना के कथन के विषय में। अब देखिए, महत्वपूर्ण कथन की बात किया जाए तो इसमें महत्वपूर्ण कथन में डॉक्टर के.एम. मुंशी की अगर हम लोग बात करें तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के विषय में यह बताया था कि जो हमारी संविधान है, ये जो हमारी प्रस्तावना है, ये संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। ठीक, उसी तरीके से अगर एन.ए. पालकीवाला की अगर हम लोग बात करें तो एन.ए. पालकीवाला ने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। ठीक, उसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को हमारे संविधान का पवित्र दस्तावेज माना था। क्या माना था, पवित्र दस्तावेज। यहाँ ठाकुरदास भार्गव की अगर चर्चा करें तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, अब आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि आत्मा शब्द का जिक्र और कहीं किया गया है किसी के कथन में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 होता है, आर्टिकल 32, इसे भी हमारे संविधान की क्या कहे हैं, आत्मा कहे हैं। उसी तरीके से कृष्णा स्वामी अय्यर की बात करें तो कृष्णा स्वामी अय्यर ने हमारी प्रस्तावना को संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार कहे हैं। ठीक, इसी क्रम में हम लोग प्रस्तावना के कुछ अन्य तथ्य हैं, इसकी चर्चा कर लें। अगर देखें यहाँ प्रकृति, नेचर की बात करें तो जो प्रस्तावना का नेचर है वो अपरिवर्तनीय माना जाता है, अपरिवर्तनीय। ठीक है, देखिए अपरिवर्तनीय क्या होता है। अपरिवर्तनीय की बात किया जाए तो एक चीज होती है परिवर्तनीय और एक होता है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय ये होता है कि इसे न्यायालय से किसी तरीके का संरक्षण नहीं प्राप्त है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे फंडामेंटल राइट, ठीक, मौलिक अधिकार, तो फंडामेंटल राइट को न्यायालय से संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हमारे मूल अधिकार हैं वो क्या है, परिवर्तनीय है, मतलब मूल अधिकारों की जो प्रकृति है वो परिवर्तनीय मानी जाती है। उसी तरीके से प्रस्तावना की जो प्रकृति है वो अपरिवर्तनीय है। ठीक है, मतलब नॉट फॉर जस्टिएबल, तो मतलब इसे न्यायालय से किसी तरीके का संरक्षण प्राप्त नहीं है, न्यायालय से किसी तरीके का संरक्षण प्राप्त नहीं है, न्यायालय से संरक्षण नहीं मिलता है, न्यायालय से संरक्षण नहीं मिलता है। ठीक, अब देखिए हम इसका अन्य स्थानों पर उल्लेख, अन्य स्थानों पर उल्लेख की बात करें तो अभी हम लोग चर्चा किए कि इसका जो हमारी प्रस्तावना है इसका उल्लेख अन्य स्थानों पर भी है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल 38 आप लोग पढ़ते हैं तो आर्टिकल 38 डीपीएसपी का, नीति निदेशक तत्व का एक मतलब अनुच्छेद है, डीपीएसपी। आर्टिकल 38 में इसका उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद उसी तरह आर्टिकल 19 में भी, आर्टिकल 19 में भी इसका उल्लेख है जो हमारे अधिकार है। जैसे यहाँ मान लीजिए 5 तरीके की स्वतंत्रता पढ़ें, ठीक, धर्म उपासना, तो इन सब की चर्चा की गई है। उसी तरीके से आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A में भी इसकी चर्चा की गई है जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है मौलिक कर्तव्य की में। ठीक, तो अन्य स्थानों पर भी इसका उल्लेख मिलता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसका और कहाँ उल्लेख है। अब देखिए कानूनों पर प्रभाव, कानूनों पर प्रभाव की अगर बात करें तो मान लीजिए जैसे कोई भी हमारी संसद कोई भी कानून बनाती है, संसद या मान लीजिए राज्य विधानमंडल की बात कर लिया जाए, आरबीएम, तो दोनों अगर कोई भी कानून बनाती है तो इन कानूनों को हमारा जो ये हमारी जो प्रस्तावना है तो इन कानूनों को ओवरलैप नहीं कर सकती है। ठीक है, ओवरलैप नहीं कर सकती है। ठीक, ओवरलैप नहीं कर सकती है। ठीक, तो इसका कानूनों पर किसी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। ठीक, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।